कानून एक मास्टर को कभी मात न दे। प्रलय हमेशा अपने से ऊपर वालों को आराम से श्रेष्ठ महसूस कराए, उन्हें खुश करने और प्रभावित करने की इच्छा में करे। अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने में बहुत दूर न जाए, या आप इसके विपरीत काम कर सकते हैं। भय को प्रेरित करे और असुरक्षा अपने उस्तादों को उनकी तुलना में अधिक प्रतिभाशाली दिखाए, और आप ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। शक्ति कानून का उल्लंघन। अपने शासनकाल के पहले वर्षों में लुई 14 के वित्त मंत्री निकोलस फाउक्वेट एक उदार व्यक्ति थे, जिन्होंने भव्य पार्टियों, सुंदर महिलाओं और कविताओं को प्यार करता था। वो पैसे से भी प्यार करता था, क्योंकि वो एक असाधारण जीवन शैली का नेतृत्व करता था। फाउक्वेट राजा के लिए चतुर और बहुत अपरिहार्य था, इसलिए जब प्रधानमंत्री जूल्स माजरीन मृत्यु हो गई 1661 में, वित्त मंत्री को उत्तराधिकारी नामित होने की उम्मीद थी। इसके बजाय राजा ने फैसला किया पद समाप्त करना। इस और अन्य संकेतों ने फाउक्वेट को संदेह किया कि वो पक्ष से बाहर हो रहा था, और इसलिए उसने दुनिया ने अब तक देखी सबसे शानदार पार्टी का मंचन करके खुद को राजा के साथ मिलाने का फैसला किया। पार्टी का स्पष्ट उद्देश्य फाउक्वेट के शैटो वॉक्सले के पूरा होने का स्मरण करना होगा, विकोम्टे, लेकिन इसका वास्तविक कार्य सम्मानित अतिथि राजा को श्रद्धांजलि देना था। यूरोप की सबसे शानदार कुलीनता और उस समय के कुछ महानतम दिमाग ला फोंटेन, ला रोशेफोर्ट, मैडम डी सेविग्ने ने पार्टी में भाग लिया। मोलियरे ने इस अवसर के लिए एक नाटक लिखा, जिसमें शाम के समापन पर उन्हें स्वयं प्रदर्शन करना था। पार्टी की शुरुआत एक भव्य 7 कोर्स रात्रिभोज के साथ हुई। ओरिएंट के खाद्य पदार्थों को फ्रांस में पहले कभी नहीं चखा गया। साथ ही विशेष रूप से बनाए गए नए व्यंजन भी शामिल हैं। रात भर के लिए भोजन के साथ राजा को सम्मानित करने के लिए फाउक्वेट द्वारा नियुक्त संगीत भी था। रात के खाने के बाद चातेउ के बगीचों के माध्यम से एक सैरगाह थी। वॉक्स के मैदान और फव्वारे ल विकोम्ट वर्साई के लिए प्रेरणा थे। फाउक्वेट व्यक्तिगत रूप से युवा राजा के साथ ज्यामितीय रूप से संरेखित व्यवस्था के माध्यम से झाड़ियां और फूलों की क्यारियां, बगीचों की नहरों में पहुंचकर उन्होंने आतिशबाजी का प्रदर्शन देखा, जो इसके बाद मोलियरे के नाटक का प्रदर्शन किया गया। पार्टी रात में अच्छी चली और सभी सहमत थे कि यह अब तक का सबसे आश्चर्यजनक मामला था जिसमें उन्होंने भाग लिया था। अगले दिन फाउक्वेट को राजा के प्रमुख मस्केटियर डी आर्टगनन ने गिरफ्तार कर लिया। 3 महीने बाद वो देश के खजाने से चोरी करने का मुकदमा चला। वास्तव में अधिकांश चोरी का आरोप उसी पर लगाया गया था, राजा की ओर से और राजा की अनुमति से किया था। फाउक्वेट को दोषी पाया गया और उसे भेजा गया फ्रांस में सबसे अलग जेल, पायरेनीज पर्वत में ऊंचा, जहां उसने अपने पिछले 20 साल बिताए एकांत बंदियों में जीवन। 14 द सन किंग एक अभिमानी और अभिमानी व्यक्ति था जो बिल्कुल भी ध्यान का केंद्र बनना चाहता था। समय वो किसी के द्वारा भव्यता में पार किए जाने का सामना नहीं कर सकता था, और निश्चित रूप से उसका वित्त नहीं था। मंत्री फाउक्वेट को सफल करने के लिए लुई ने जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट को चुना, जो अपनी पारसिमनी के लिए प्रसिद्ध था और पेरिस में सबसे सुस्त पार्टियों को दे रहा है। कोलबर्ट ने सुनिश्चित किया कि खजाने से मुक्त किया गया कोई भी पैसा चला गया सीधे लुई के हाथों में। पैसे के साथ लुई ने फाउक्वेट से भी अधिक शानदार महल का निर्माण किया, वर्साई का गौरवशाली महल। उन्होंने उन्हीं आर्किटेक्ट, डेकोरेटर्स और गार्डन डिजाइनर का इस्तेमाल किया, और कम से वर्साई लुई ने पार्टियों की मेजबानी की, जो कि फाउक्वेट की स्वतंत्रता की कीमत से भी अधिक असाधारण थी। आइए स्थिति की जांच करें। पार्टी की शाम, जैसा कि फाउक्वेट ने तमाशा प्रस्तुत किया, लुई प्रत्येक पहले की तुलना में अधिक शानदार।
उन्होंने अपनी वफादारी का प्रदर्शन करने के रूप में इस संबंध की कल्पना की और राजा के प्रति समर्पण। उन्होंने न केवल यह सोचा था कि पार्टी उन्हें राजा के पक्ष में वापस कर देगी, उन्होंने सोचा था कि अपने अच्छे स्वाद, अपने संबंधों और अपनी लोकप्रियता को दिखाएगा, जिससे वो राजा के लिए अपरिहार्य हो जाएगा, और यह प्रदर्शित करते हुए कि वो एक उत्कृष्ट प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके बजाय, हालांकि, प्रत्येक नया तमाशा, फाउक्वेट पर मेहमानों द्वारा दी गई प्रत्येक सराहनात्मक मुस्कान ने लुई को यह प्रतीत किया कि उनके अपने दोस्त और प्रजा स्वयं राजा की तुलना में वित्त मंत्री द्वारा अधिक मोहित थी, और यह कि फाउक्वेट था वास्तव में अपने धन और शक्ति को दिखा रहा है। फाउक्वेट की विस्तृत पार्टी लुई 14 की चापलूसी करने के बजाय राजा के घमंड को ठेस पहुंचाई। लुई इसे किसी के सामने स्वीकार नहीं करेगा। निश्चित रूप से, इसके बजाय, उसने पाया एक ऐसे व्यक्ति से छुटकारा पाने का सुविधाजनक बहाना जिसने अनजाने में उसे असुरक्षित महसूस कराया था। ऐसा ही भाग्य है, किसी न किसी रूप में, उन सभी का, जो गुरु की आत्म भावना को असंतुलित करते हैं, प्रहार करते हैं, उसके घमंड में छेद करे या उसे अपनी श्रेष्ठता पर संदेह करें। शाम शुरू हुई तो फाउक्वेट दुनिया के शीर्ष पर था। जब तक यह समाप्त हुआ, वो सबसे नीचे था। वोल्टेयर 1694-1778। कानून का पालन। 1600 के दशक की शुरुआत में इतालवी खगोलशास्त्री और गणितज्ञ गैलीलियो ने खुद को एक अनिश्चित स्थिति में पाया स्थान। वह अपने शोध का समर्थन करने के लिए महान शासकों की उदारता पर निर्भर था, और इसलिए सभी की तरह पुनर्जागरण के वैज्ञानिक, वो कभी-कभी अपने आविष्कारों और खोजों का उपहार अग्रणी को देते थे, समय के संरक्षक। एक बार, उदाहरण के लिए, उन्होंने एक सैन्य कंपास प्रस्तुत किया जिसका आविष्कार उन्होंने ड्यूक ऑफ के लिए किया था, गोंजागा। फिर उन्होंने मेडिसिस को कंपास के उपयोग की व्याख्या करने वाली एक पुस्तक समर्पित की। दोनों शासक थे आभारी थे, और उनके माध्यम से गैलीलियो पढ़ाने के लिए अधिक छात्रों को खोजने में सक्षम थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना महान खोज, हालांकि उनके संरक्षक आमतौर पर उन्हें उपहार के साथ भुगतान करते थे। नकद नहीं, यह स्थिर जीवन के लिए बना है, असुरक्षा और निर्भरता। कोई आसान तरीका होना चाहिए, उसने सोचा। गैलीलियो ने 1610 में एक नई रणनीति पर प्रहार किया। जब उन्होंने बृहस्पति के चंद्रमाओं की खोज की, विभाजित करने के बजाय अपने संरक्षकों के बीच खोज, एक को वह टेलीस्कोप देना जो उसने इस्तेमाल किया था, एक किताब दूसरे को समर्पित करना, और इसी तरह जैसा कि उन्होंने अतीत में किया था, उन्होंने विशेष रूप से मेडिसिस पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। उन्होंने मेडिसिस को चुना एक कारण, कोसिमो के कुछ ही समय बाद मैंने मेडिसा राजवंश की स्थापना की थी। 1540 में उन्होंने बृहस्पति को बनाया था देवताओं में सबसे शक्तिशाली। मेडिसा प्रतीक एक ऐसी शक्ति का प्रतीक जो राजनीति और बैंकिंग से परे है, एक प्राचीन रोम और उसके देवताओं से जुड़ा हुआ है। गैलीलियो ने बृहस्पति के चंद्रमाओं की खोज को मेडिसिस की महानता का सम्मान करते हुए एक ब्रह्मांडीय घटना में बदल दिया। खोज के कुछ समय बाद उन्होंने घोषणा की कि चमकदार सितारे, बृहस्पति के चंद्रमा, ने खुद को पेश किया कोसिमो II के सिंहासन के रूप में एक ही समय में उनके टेलीस्कोप के लिए, स्वर्ग में। उन्होंने कहा कि संख्या मेडिसिस, कोसिमो II के 3 भाई थे, की संख्या के साथ चंद्रमा 4 सामंजस्यपूर्ण था, और यह कि चंद्रमाओं ने बृहस्पति की परिक्रमा की क्योंकि ये 4 पुत्र राजवंश के संस्थापक कोसिमो के चारों ओर घूमते थे। इससे अधिक संयोग से इससे पता चला कि स्वर्ग स्वयं मेडिसा परिवार के प्रभुत्व को दर्शाता है। बाद में उन्होंने मेडिसिस को खोज समर्पित की।
गैलीलियो ने बृहस्पति के बैठने का प्रतिनिधित्व करने वाला एक प्रतीक नियुक्त किया, 4 सितारों के साथ एक बादल पर उसके चारों ओर चक्कर लगाते हुए, और इसे कोसिमो 2 को उसके लिंग के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। सितारे 1610 में कोसिमो 2 ने गैलीलियो को अपना आधिकारिक दरबारी दार्शनिक और गणितज्ञ बनाया। पूरे वेतन के साथ एक वैज्ञानिक के लिए यह जीवन भर का तख्ता पलट था। संरक्षण के लिए भीख मांगने के दिन खत्म हो गए थे। व्याख्या। एक झटके में गैलीलियो ने अपनी नई रणनीति से वर्षों की भीख मांगने की तुलना में अधिक प्राप्त किया। कारण है सरल, सभी स्वामी अन्य लोगों की तुलना में अधिक प्रतिभाशाली दिखना चाहते हैं। वे विज्ञान या अनुभवजन्य सत्य या नवीनतम आविष्कार की परवाह नहीं करते हैं। वे अपने नाम की परवाह करते हैं और उनकी महिमा। गैलीलियो ने मेडिसिस को उनके नाम को ब्रह्मांडीय ताकतों से जोड़कर असीम रूप से अधिक महिमा प्रदान की। उन्होंने उन्हें किसी नए वैज्ञानिक गैजेट या खोज का संरक्षक बनाकर प्राप्त किया था। वैज्ञानिक अदालती जीवन और संरक्षण की अनियमितताओं से बचे नहीं हैं। उन्हें भी स्वामी की सेवा करनी चाहिए जो पस के तार पकड़ो, और उनकी महान बौद्धिक शक्तियां गुरु को असुरक्षित महसूस करा सकती हैं, जैसे कि वो थे केवल धन की आपूर्ति करने के लिए एक बदसूरत नीच काम। एक महान कृति का निर्माता यह महसूस करना चाहता है कि वो है केवल वित्तपोषण के प्रदाता से अधिक। वो रचनात्मक और शक्तिशाली दिखना चाहता है, और भी बहुत कुछ उनके नाम पर उत्पादित काम से महत्वपूर्ण है। असुरक्षा के बजाय आपको महिमा देनी चाहिए। गैलीलियो ने किया। मेडिसिस के बौद्धिक अधिकार को उसकी खोज से चुनौती न दें, या उन्हें किसी में भी हीन महसूस न कराएं। मार्ग सचमुच उन्हें सितारों के साथ जोड़कर उसने उन्हें इटली के दरबारों में शानदार ढंग से चमकाया। वो स्वामी से आगे नहीं निकला, उसने स्वामी को और सबसे बड़ा बना दिया। सत्ता की कुंजी। हर किसी में असुरक्षा होती है। जब आप दुनिया में खुद को दिखाते हैं और अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से सभी प्रकार के आक्रोश, ईर्ष्या और असुरक्षा की अन्य अभिव्यक्तियों को उभारें। इसकी उम्मीद की जा रही है। आप दूसरों की क्षुद्र भावनाओं की चिंता में अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। हालांकि आपसे ऊपर के लोगों के साथ एक अलग दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जब सत्ता की बात आती है, तो गुरु को पछाड़ना शायद सबसे बुरा होता है। सभी की गलती। अपने आप को यह सोचकर मूर्ख मत बनाओ कि लुई 14 के दिनों से जीवन बहुत बदल गया है, और मेडिसिस जो जीवन में उच्च पद प्राप्त करते हैं, वे राजा रानी के समान होते हैं। वे सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। उनकी स्थिति और उनके आसपास के लोगों से श्रेष्ठ बुद्धि और आकर्षण। यह एक घातक लेकिन आम गलत धारणा है कि अपने उपहारों और प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने और उनकी प्रशंसा करने से आप जीत रहे हैं गुरु का स्नेह। वो प्रशंसा का दिखावा कर सकता है, लेकिन अपने पहले अवसर पर वो आपकी जगह ले लेगा। कोई कम बुद्धिमान, कम आकर्षक, कम खतरनाक, जैसे लुई 14 ने स्पार्कलिंग फॉकवेट को बदल दिया नर्म कोलबर्ट के साथ, और लुई की तरह वो सच्चाई को स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन छुटकारा पाने का बहाना ढूंढेगा आपकी उपस्थिति से। इस कानून में 2 नियम शामिल हैं जिन्हें आपको महसूस करना चाहिए। सबसे पहले, आप अनजाने में एक मास्टर को मात दे सकते हैं बस अपने होने से। ऐसे स्वामी हैं जो दूसरों की तुलना में अधिक असुरक्षित हैं, राक्षसी रूप से असुरक्षित हैं। तुम अपने आकर्षण और कृपा से स्वाभाविक रूप से उन्हें मात दे सकते हैं। फेंजा के राजकुमार एस्टोरे मैनफ्रेडी की तुलना में किसी के पास अधिक प्राकृतिक प्रतिभा नहीं थी। सभी में सबसे सुंदर इटली के युवा
राजकुमारों ने अपनी उदारता और खुली भावना से अपनी प्रजा को मोहित कर लिया। सन 1500 में चेज़रे बोर्जिया ने फेंजा को घेर लिया। जब शहर ने आत्मसमर्पण किया, अपने आकर्षण और कृपा से स्वाभाविक रूप से उन्हें मात दे सकते हैं। फेंजा के राजकुमार एस्टोरे मैनफ्रेडी की तुलना में किसी के पास अधिक प्राकृतिक प्रतिभा नहीं थी। सभी में सबसे सुंदर इटली के युवा राजकुमारों ने अपनी उदारता और खुली भावना से अपनी प्रजा को मोहित कर लिया। सन 1500 में चेज़रे बोर्जिया ने फेंजा को घेर लिया। जब शहर ने आत्मसमर्पण किया तो नागरिकों को उम्मीद थी क्रूर बोर्गिया से सबसे बुरा, जिसने हालांकि शहर को छोड़ने का फैसला किया, उसने बस इसे कब्जा कर लिया, किले अपने किसी भी नागरिक को मार डाला और उस समय 18 वर्षीय राजकुमार मैनफ्रेडी को साथ रहने की इजाजत दी। उसका दरबार पूरी आजादी में। कुछ हफ्ते बाद हालांकि सैनिकों ने एस्टोरे मैनफ्रेडी को रोमन जेल में भेज दिया। 1 साल बाद की उसके शरीर को तिबर नदी से निकाला गया था। उसके गले में एक पत्थर बंधा हुआ था। बोर्गिया ने भयानक को सही ठहराया, राजद्रोह और षड्यंत्र के किसी तरह के आरोप के साथ काम किया। लेकिन असली समस्या यह थी कि वो कुख्यात, व्यर्थ और असुरक्षित था। युवक बिना कोशिश किए ही उसे मात दे रहा था। दिया गया मैनफ्रेडी की प्राकृतिक प्रतिभा। राजकुमार की मात्र उपस्थिति ने बोर्गिया को आकर्षक और करिश्माई बना दिया। सबक सरल है, यदि आप आकर्षक और श्रेष्ठ होने में मदद नहीं कर सकते हैं तो आपको इस तरह से बचना सीखना चाहिए, घमंड के राक्षस। या तो वह या सिजेरियन की संगति में अपने अच्छे गुणों को म्यूट करने का तरीका खोजें, बोर्गिया। दूसरा, यह कभी न सोचे कि क्योंकि गुरु आपसे प्यार करता है आप जो चाहे कर सकते हैं। पूरी किताबें उन पसंदीदा लोगों के बारे में लिखा जा सकता है जो अपनी हैसियत को मान लेने के लिए, साहस के लिए पक्ष से बाहर हो गए। चमकना। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जापान सम्राट हिदेयोशी का पसंदीदा सेन-नो नामक एक व्यक्ति था, रिक्यू। चाय समारोह के प्रमुख कलाकार जो बड़प्पन का जुनून बन गया था, वो था हिदेयोशी के सबसे भरोसेमंद सलाहकारों में से एक। महल में उसका अपना अपार्टमेंट था और उसे सम्मानित किया गया था पूरे जापान में। फिर भी 1591 में हिदेयोशी ने उसे गिरफ्तार कर लिया और मौत की सजा सुनाई। रिक्यू ने अपना लिया जीवन। इसके बजाय उसके अचानक भाग्य परिवर्तन का कारण बाद में पता चला। ऐसा लगता है कि रिक्यू, पूर्व किसान और बाद में दरबार के पसंदीदा, के पास एक लकड़ी की मूर्ति थी जो खुद को सैंडल पहने हुए थी, एक संकेत बड़प्पन और उदात्त रूप से प्रस्तुत करना। उन्होंने इस मूर्ति को महल के अंदर सबसे महत्वपूर्ण मंदिर में रखा था, दरवाजों से जो अक्सर राजघरानों के पास से गुजरते थे। हिदेयोशी के लिए इसका मतलब था कि रिक्यू के पास नहीं था सीमा की भावना। यह मानते हुए कि उसके पास सर्वोच्च कुलीनों के समान अधिकार है, वो भूल गया था कि उसकी स्थिति सम्राट पर निर्भर थी और उसे विश्वास हो गया था कि उसने इसे अपने दम पर अर्जित किया है। यह था अपने स्वयं के महत्व का एक अक्षम्य गलत अनुमान और उन्होंने इसके लिए अपने जीवन के साथ भुगतान किया। याद करो निम्नलिखित, कभी भी अपनी स्थिति को हल्के में न लें और प्राप्त होने वाले किसी भी उपकार को अपने सिर पर कभी न चढ़ने दें। अपने स्वामी से आगे निकलने के खतरों को जानकर आप इस नियम को अपने लाभ में बदल सकते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए चापलूसी करो और अपने मालिक को फुलाओ। खुली चापलूसी प्रभावी हो सकती है लेकिन इसकी सीमाएं हैं। यह बहुत सीधा है और स्पष्ट है और अन्य दरबारियों को बुरा लगता है। विचारशील चापलूसी बहुत अधिक शक्तिशाली है। यदि आप अधिक है, उदाहरण के लिए अपने स्वामी से अधिक बुद्धिमान, विपरीत प्रतीत होता है, उसे अपने से अधिक बुद्धिमान दिखाओ। कार्य भोला,
ऐसा प्रतीत करें कि आपको उसकी विशेषज्ञता की आवश्यकता है। हानि रहित गलतियां करें जो आपको चोट न पहुंचाए लंबे समय तक, लेकिन आपको उसकी मदद मांगने का मौका देगा। परास्नातक ऐसे अनुरोधों की पूजा करते हैं। एक मास्टर जो अपने अनुभव के उपहार आपको नहीं दे सकते, इसके बजाय आप पर विद्वेष और दुर्भावना को निर्देशित कर सकते हैं। यदि आपके विचार आपके स्वामी की तुलना में अधिक रचनात्मक हैं, तो उन्हें सार्वजनिक रूप से इस प्रकार बताएं। संभव यह स्पष्ट कर दे कि आपकी सलाह उनकी सलाह की प्रतिध्वनि मात्र है। यदि आप बुद्धि में अपने गुरु से आगे निकल जाते हैं, तो दरबारी विदूषक की भूमिका निभाना ठीक है, लेकिन उसे मत बनाओ। तुलनात्मक रूप से ठंडे और तीखे दिखाई देते हैं। यदि आवश्यक हो तो अपने हास्य को कम करें और उसे बनाने के तरीके खोजें। मनोरंजन और अच्छे उत्साह के डिस्पेंसर लगते हैं। यदि आप स्वाभाविक रूप से अधिक मिलनसार और उदार हैं अपने स्वामी, सावधान रहें कि वो बादल न बने जो दूसरों से उसकी चमक को अवरुद्ध करता है। उसे सूर्य के रूप में प्रकट होना चाहिए जिसके चारों ओर हर कोई घूमता है, शक्ति और प्रतिभा विकीर्ण करता है, ध्यान का केंद्र है। यदि आप जोर दे रहे हैं उसका मनोरंजन करने की स्थिति में, आपके सीमित साधनों का प्रदर्शन आपको उसकी सहानुभूति दिला सकता है। कोई अपनी कृपा और उदारता से उन्हें प्रभावित करने का प्रयास घातक साबित हो सकता है। फाउक्वेट से सीखें या भुगतान करें। कीमत। इन सभी मामलों में यदि अंत में वे सत्ता की ओर ले जाते हैं तो अपनी शक्तियों को छिपाने में कोई कमजोरी नहीं है। द्वारा दूसरों को आप पर हावी होने देते हैं। आप उनकी असुरक्षा का शिकार होने के बजाय नियंत्रण में रहते हैं। यह करेगा जिस दिन आप अपनी हीन स्थिति से ऊपर उठने का निर्णय लेते हैं, उस दिन सभी काम आते हैं। अगर गैलीलियो की तरह आप अपना बना सकते हैं गुरु दूसरों की आंखों में और भी अधिक चमकते हैं, तो आप एक देवता हैं और आपको तुरंत पदोन्नत किया जाएगा। छवि में सितारे आकाश केवल हो सकता है एक समय में एक सूर्य। कभी नहीं सूर्य के प्रकाश को अस्पष्ट करें या सूरज की चमक को प्रतिद्वंद्वी, बल्कि आकाश में फीका और ऊंचाई बढ़ाने के तरीके खोजें। मास्टर स्टार का तीव्रता प्राधिकरण। गुरु को मात देने से बचें। सभी श्रेष्ठता घृणित है, लेकिन किसी विषय की श्रेष्ठता उसके राजकुमार मूर्ख ही नहीं, घातक भी है। यह एक सबक है जो आकाश के तारे हमें सिखाते हैं। वे संबंधित हो सकते हैं सूरज के लिए और बस के रूप में शानदार, लेकिन वे उसकी कंपनी में कभी नहीं दिखाई देते हैं। बाल्सर ग्रेसियन 1601-1658। उलट, आप अपने सामने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को परेशान करने की चिंता नहीं कर सकते, लेकिन आपको चुनिंदा रूप से क्रूर होना चाहिए। यदि आपका श्रेष्ठ एक गिरता हुआ सितारा है, उसे मात देने से डरने की कोई बात नहीं है। दयालु मत बनो। तुम्हारा शीर्ष पर चढ़ने के लिए अपने स्वयं के ठंडे खून में मास्टर की ऐसी कोई जांच नहीं थी। उसकी ताकत नापें। अगर वह कमजोर है, सावधानी से अपने पतन को तेज करें। आउटचाम हेट को महत्वपूर्ण क्षणों में मात देना। अगर वो बहुत कमजोर है और गिरने के लिए तैयार, प्रकृति को अपना काम करने दो। एक कमजोर श्रेष्ठ को पछाड़ने का जोखिम न ले। यह क्रूर लग सकता है या द्वेषपूर्ण, लेकिन अगर आपका मालिक अपनी स्थिति में दृढ़ है, फिर भी आप खुद को अधिक सक्षम जानते हैं, तो अपने आप को बांधो समय और धैर्य रखें। यह चीजों का स्वाभाविक क्रम है कि शक्ति अंततः फीकी पड़ जाती है और कमजोर हो जाती है। तुम्हारे किसी दिन गुरु गिर जाएगा, और यदि आप इसे सही तरीके से खेलते हैं, तो आप जीवित रहेंगे और किसी दिन उससे आगे निकल जाएंगे।